कैप्टन अमेरिका। ब्रेव द न्यू वर्ल्ड फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं थाडियस रॉस को राष्ट्रपति बने 5 महीने बीत चुके थे। लेकिन सत्ता के पीछे छुपा एक अंधेरा धीरे धीरे सामने आने वाला था। जब एक खतरनाक संगठन सरपेंट सोसाइटी एक रहस्यमयी चोरी किए गए दस्तावेजों को बेचने की फिराक में था, तो कैप्टन अमेरिका, सैम विल्सन और उसका नया साथी फॉल्कन, जोआक्विन टॉरेस, इस सौदे को रोकने के लिए मेक्सिको भेजे गए। वे दस्तावेज तो बचा लेते हैं, लेकिन सरपेंट सोसाइटी का खतरनाक लीडर साइडवाइंडर अंधेरे में गुम हो जाता है। लेकिन सैम के मन में सवाल उठते हैं। क्या वह और टॉरेस बिना सुपर पावर के इस नई दुनिया में टिक पाएंगे? स्टीव रॉजर्स की छवि से बाहर निकलकर क्या वह असली कैप्टन अमेरिका बन पाएगा? राष्ट्रपति रॉस उन्हें व्हाइट हाउस के एक गुप्त शिखर सम्मेलन में बुलाते हैं, लेकिन सैम एक शर्त रखता है। आइजाया ब्रैडली, एक भुला दिया गया सुपर सोल्जर जिसे सरकार ने सालों तक कैद रखा था, उसे भी वहां बुलाया जाए। सम्मेलन में रॉस एक चौंकाने वाली जानकारी देता है। दुनिया ने एक नए रहस्यमयी धातु की खोज की है, एडामेंटियम। यह वही धातु है जो भारतीय महासागर में सृष्टि से जन्मे विशालकाय सेलेस्टियल तियामुट के शरीर से निकली है। लेकिन यह धातु सिर्फ धातु नहीं है, यह शक्ति है, युद्ध की आग को भड़काने वाला एक ईंधन। जापान से यह धातु चुराई गई थी और अब अमेरिका इसे हथियाने के लिए एक समझौता करना चाहता है। पर तभी माहौल में एक अजीब सा बदलाव आता है। एक रहस्यमयी गाना, मिस्टर ब्लू, बजने लगता है और अचानक ही कुछ लोग, जिनमें ब्रैडली भी शामिल है, बंदूकों से राष्ट्रपति और अन्य नेताओं पर गोलियां चलाने लगते हैं। सैम और टॉरेस इस साजिश के पीछे के मास्टरमाइंड की तलाश में लगते हैं और साइडवाइंडर को पकड़ लेते हैं। एक सुराग उन्हें पश्चिम वर्जीनिया के एक गुप्त शिविर कैंप एको 1 की ओर ले जाता है। उधर जापानी सरकार अमेरिका पर चोरी और हमले का आरोप लगाती है। साजिश का असली सूत्रधार था डो सैमुएल स्टर्न्स, एक वैज्ञानिक जो एक बार ब्रूस बैनर के खून के संपर्क में आकर एक विलक्षण बुद्धिमान प्राणी बन गया था। लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता अब दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा थी। स्टर्न्स ने एक रहस्यमयी तकनीक और मिस्टर ब्लू गाने की मदद से मानव मन को नियंत्रित करने का तरीका खोज लिया था। उसने यह सब क्यों किया? बदले के लिए। सालों पहले रॉस ने उसे कैंप एको 1 में कैद कर दिया था, जनता के सामने उसे अपराधी बना दिया था और बदले में उसे राष्ट्रपति बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया था। लेकिन अब स्टर्न्स खेल को बदलना चाहता था। सैम और टॉरेस स्टर्न्स के गुप्त अड्डे तक पहुंचते हैं, लेकिन वह वहां से भाग निकलता है, पीछे छोड़कर सिर्फ विनाश। स्टर्न्स अब सेलेस्टियल आइलैंड में मौजूद एडामेंटियम की लड़ाई को अपने पक्ष में मोड़ना चाहता था। जापान और अमेरिका दोनों इस धातु पर हक जमाने के लिए आमने सामने थे, लेकिन स्टर्न्स ने 2 अमेरिकी लड़ाकू विमानों के पायलटों का माइंड कंट्रोल करवा दिया और उन्हें जापानी बेड़े पर हमला करने के लिए मजबूर कर दिया। टॉरेस ने अपनी जान जोखिम में डालकर हमले को रोका, लेकिन वह खुद गंभीर रूप से घायल हो गया। इस बीच राष्ट्रपति रॉस एक और गहरे राज से घिर चुका था। वह दिल की बीमारी से मर रहा था और सालों से स्टर्न्स के बनाए गए एक खास पिल से जिंदा था। लेकिन यह सिर्फ एक इलाज नहीं था। स्टर्न्स उसे धीरे धीरे गामा किरणों से संक्रमित कर रहा था। और तब एक और भयानक सच्चाई सामने आई। स्टर्न्स ने सैम के दोस्त डेनिस डनफी की हत्या कर दी। वह सैम को चेतावनी देना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी। स्टर्न्स अंततः सैम के सामने आत्मसमर्पण कर देता है, लेकिन उसका असली खेल अभी बाकी था। राष्ट्रपति रॉस एक सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा था जब अचानक उसके शरीर में अजीब बदलाव आने लगे। गुस्से की आग में जलकर वह एक विशाल लाल राक्षस में बदल गया। रिडहल्क! व्हाइट हाउस की दीवारें कांप उठीं। सैम जानता था कि वो रॉस को हराने में सक्षम नहीं था, लेकिन ताकत से नहीं, शायद शब्दों से जीत संभव थी। वह रॉस को उसके अतीत की याद दिलाता है, उसकी बेटी और उनके साथ बिताए गए चेर्री ब्लॉसम के दिन। दोनों थक कर गिर जाते हैं और रॉस वापस इंसान बन जाता है। रॉस को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
वह खुद को राफ्ट नामक एक गुप्त जेल में बंद करवाता है, जहां सैम और उसकी बेटी बेटी उसे देखने आते हैं। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पोस्ट क्रेडिट सीन में स्टर्न्स जेल में बैठा एक और भयावह भविष्यवाणी करता है। तुम सोच रहे थे कि यह सिर्फ मेरी चाल थी सैम? नहीं, असली युद्ध अभी शुरू ही हुआ है। बहुत जल्द कुछ ऐसे दुश्मन आएंगे जिनके सामने यह लड़ाई बस एक छोटी सी झलक भर थी।